नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां हैं और उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं, जिसमें हमने प्रारूप समिति का जिक्र किया था। प्रारूप समिति में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके तमाम सारे 7 साथियों को नाम हमने गिनवाए थे आप लोग को वो याद हो गया था होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे संविधान सभा का प्रवर्तन क्या है और इसके साथ साथ बताएंगे संविधान सभा की आलोचना क्या है, आलोचक क्या कहते हैं संविधान सभा के बारे में। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 7,000 कुछ 43 करके उसमें संशोधन होने थे। 7,500 के लगभग संशोधन के प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसमें से केवल 2,500 पर ही बहस हुई थी। ये गलत बात है, एकदम 5,000 संशोधन रुक गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में गलत किया था। आप इस पर कमेंट करने वाले थे, हमने आपको कहा था, पता नहीं आप किए हैं या नहीं, लेकिन आप पूरी वीडियो को एक बार इसको पूरा देखिएगा और पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आएगा तो आप अपना चैनल को लाइक करेंगे। ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, आप इस पर पढ़ सकते हैं। संविधान का प्रवर्तन क्या है। 26 नवंबर 1949 को संसद चुनाव नागरिकता नियम के साथ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये लागू हो गया। मतलब इसमें संसद चुनाव नागरिकता के जितने भी नियम थे, ये मेनली जो मुख्य चीज़ें थी वो उसको इसमें लागू कर दिया गया और कुछ अनुच्छेद इसमें साथ साथ जोड़े गए जो इसमें बताया गया है। आप इन अनुच्छेद को एक बार पढ़ सकते हैं। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे सब लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया हम लोग का कि जो गणतंत्र दिवस है उसी दिन ही नहीं सारा कानून लागू हुआ था, उसके पहले 26 नवंबर 1949 को भी कुछ नियम लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को, और ये मुख्यतः जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें ही पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में नहीं पूछते हैं। जो C लेवल का या B लेवल का होता है उसमें पूछा जाएगा। 395 इसमें अनुच्छेद हैं, जिसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु और भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है और भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ये जो चीज़ है ये जरूर है, आधुनिक मनु और भारतीय संविधान का पिता। दूसरी चीज़ इसमें बताया है कि संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि 300 कुछ सीटों पर चुनाव होना था। कांग्रेस को 208 मिले थे, मुस्लिम लीग को 73 मिले थे, अन्य पार्टीज़ को 1 सीट मिली थी, जिसमें यूनियन लिस्ट थी 1 पार्टी पाई, कम्युनिस्ट पार्टी भी 1 सीट पाई। ये मेनली जो छोटे छोटे पार्टियाँ थी, मतलब बाद में जो जिक्र किया गया है हमने उसको चीज़ को बता दिया है। इसके बाद है संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। अभी इसमें देखिए, हिंदू का प्रतिनिधित्व 163, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व 80, अनुसूचित जाति का 31, ईसाई का 6, जनजाति का 6, सिख का 4। मतलब कि पूरे जो हम लोग का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सदस्य 208 निकल कर आए थे, उसमें हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति के 31 लोग थे, ईसाई 6 लोग थे, जनजाति के 6 थे, सिख 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, पारसी 3 थे, और इनके बाद भी जो कुछ बचता है वो कुछ अलग लोग थे। तो ये बताइए कि जब मुस्लिम कंट्रीज़ ने अपना देश को अलग कर लिया, जब मुस्लिम लीग ने अपने देश को अलग कर लिया, इसके बावजूद भी हमने 80 मुस्लिमों को अपने संविधान सभा में जगह दिया, जिनके मतों के अनुसार हमारा संविधान बन गया। इसके बावजूद भी इस देश में मुस्लिम विरोधी नारे लगते हैं, इस देश में देश विरोधी नारे लगते हैं, मुस्लिमों द्वारा लगाए जाते हैं। मुस्लिम देश में आतंकवाद बढ़ता है, देश में उग्रवाद लोग रहते हैं, मतलब देश को, कानून को बताते हैं ख़राब है, देश को ख़राब बताते हैं। तो क्या ये सही है। और दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है 163 हिंदू थे, इसमें 163 हिंदू थे। तो आप बताइए, क्या एक हिंदू राज्य नहीं है? भारत एक हिंदू राज्य नहीं है? मतलब यहाँ पे जो मेनली है एक धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। लेकिन ये बताइए कि जब एक कंट्री ने अपना मुस्लिम कंट्री अलग कर दिया और 163 हिंदुओं ने संविधान सभा में बैठ करके कानून बनाया है, जहाँ पे उनका मत सबसे अधिक था, इसके बाद भी इस देश को मतलब कैसे कहा जाए कि यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे वो हमारे साथ में बंधुता में रह सकते हैं। अगर उन लोगों ने कोई भी गलत काम किया तो हमारा हक बनता है कि हम संविधान के उसमें संशोधन करने के बाद और उनके साथ में हम अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित करें। आलोचना यहाँ पे कुछ दिया है, संविधान सभा की आलोचनाएं। सबसे पहला इसमें बताया गया है, यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं है। मतलब वैश्य मताधिकार के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव का चुनाव किया था, इसीलिए यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। मतलब इसका जो प्रतिनिधित्व है वो सही नहीं है।
इसका जो प्रतिनिधित्व चुना गया है वो सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये एक कम्युनिटी है, कई सारे कम्युनिटी हैं, उसमें केवल एक बड़े वर्ग को, मतलब जो 50 साल से ऊपर हैं उन्हीं को केवल चुनाव देने का अधिकार मिलेगा। तो 40 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग जो हैं उनके तो मनपसंद वाला काम नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जाएगा, केवल 85 साल वाले या जितने लोग वोट दिए थे उन्हीं का सुना जाएगा। तो ये जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वहाँ पर, जो लीडर चुना जाएगा वो अच्छा लीडर नहीं रहेगा, और ये गलत लोकतंत्र की पहचान है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं है। संप्रभुता की कमी इसमें बताया गया है कि ये संप्रभुता का कमी नहीं है, क्योंकि ये संप्रभु नहीं है, मतलब खुद का ये प्रभु नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब अपनी मीटिंग करता था, संविधान सभा कभी भी अपनी मीटिंग करता था, ये ब्रिटिश से परमिशन लेता था, ये इंग्लैंड के रानी जो थी उनसे परमिशन लेता था। तीसरी चीज़ इसमें बताया है, समय की बर्बादी बहुत होगी। मतलब कि अमेरिका का संविधान जो बना उसमें से केवल 4 माह लगा, लेकिन यहाँ का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके साथ साथ इसमें 51 या 54 लाख रुपए, उस समय के लाख रुपए खर्च भी हुए। इसमें चौथा पॉइंट आलोचक बताते हैं कि इसमें कांग्रेसों का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। मतलब ग्रेनवेल ऑस्टिन ने तो इसे एक दलीय देश का एक दलीय कानून भी बताया है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कई बार पूछता है कि किसने कहा है कि संविधान जो है वो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, तो इसमें ग्रेनवेल ऑस्टिन का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। ये प्रमुख आलोचक में से आते हैं। 5वां जो है, इसमें वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। मतलब इन लोग का बोलबाला था सबसे ज़्यादा, इसमें नेताओं का बोलबाला था। जो नेता कानून जानते थे, जो बाहर से इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन लोगों ने कानून बनाए थे, जिन लोग सारे नियम जानते थे, जिन लोगों को वहाँ पर स्थान मिला था, उन्हीं लोग का चलता था। यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में मुख्यतः यहाँ पे कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू जो चाहते थे वो चीज़ वहाँ पर होता था। हिंदुओं का प्रभाव, यहाँ पे हिंदुओं का प्रभाव बताया है कि हिंदुओं का प्रभाव वहाँ पे सबसे अधिक था। तो ये जो आलोचक आलोचना करते हैं कि मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये बताइए कि जब मुस्लिम लीग ने अपना देश अलग कर लिया तो ये हिंदुओं का राज्य नहीं कहलाएगा? मतलब हिंदू और मुस्लिम जब अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे हिंदुओं कुछ मुस्लिम रह जाते हैं, तो फिर हिंदुओं का प्रभाव जाहिर सी बात है वहाँ पे रहेगा। लॉर्ड विस्काउंट जो है इसको हिंदुओं का निकाय कहते हैं। विंस्टन चर्चिल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा संविधान ये ऐसा करते हैं। ये बताइए कि जब वहाँ पे मुस्लिम इतने ढेर सारे वहाँ पे चले गए, इसके बाद यहाँ पे कम ही तो मुस्लिम बनेंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन होता है तो कम हिंदू ही इस साइड, कम मुस्लिम ही इस साइड बसेंगे। उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, और इसके बाद भी उनको हर चीज़ में स्थान अगर मिलेगा तो वो कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः हिंदू जो है बाहुल्य क्षेत्र हैं, हिंदू ही रहेंगे। 163 हिंदू हमारे संविधान सभा में बैठ कर के और कानून बनाए हैं। हमारा संविधान जो है वो देश के लिए है। हमारे हिंदू जितने भाई बहन हैं वंदे मातरम गाते हैं, और जितने भी मुस्लिम हैं हम उनसे मांग करेंगे कि वो इसका समर्थन करें। अन्यथा जिस तरीके से उस समय बंटवारा हुआ था, ऐसे ही आगे आने वाले समय में देश में ऐसे माहौल अगर उन लोग ख़राब करते हैं तो फिर वही समस्या फिर दोबारा पैदा हो जाएगी। तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया है कि हिंदुओं का प्रभाव जो था संविधान सभा की जो आलोचक जो आलोचनाएं करते हैं वो है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये जितना हमने आपको पढ़ाया है ये कैसा लगा। आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर करिएगा। और बाकी इसका जो नोट्स हैं ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। अगर समय पर नहीं पड़ रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट के हिसाब से जान जाएंगे, उसके बाद आपको ये प्रोवाइड करेंगे और इससे अच्छा नोट्स भेजेंगे। ये तो है, इसको डालेंगे साथ साथ में, इसके साथ हमारे पास कई सारे नोट्स से प्रिपेयर करके तब आप लोग को एकदम प्योर चीज़ देते हैं मटेरियल। एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, यूट्यूब से देखेंगे, यूट्यूब के बाद में भी कई सारे नोट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद इस पर गूगल भी करेंगे। पूरा मतलब सारी चीज़ें जानने के बाद तब आपको प्योर चीज़ देते हैं, और ये चीज़ आपका SSC UPSC हर चीज़ में काम आएगा। तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, और इसके बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको समझ में आता है तो, क्योंकि आप अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।